हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर एजी 604 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं 5, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा कम आ रहा है, उसकी वजह मैं आप लोगों को बता दूंगा अगले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम आप लोगों का अच्छा ही जा रहा होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फार्म मैनेजमेंट का अर्थ, परिभाषा व उद्देश्य बताइए। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट जो है प्रक्षेत्र प्रबंधन, उसका अर्थ बताना है, परिभाषा बताना और उद्देश्य बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो इसका अर्थ सबसे पहले देखेंगे, फिर परिभाषा देखेंगे, फिर उद्देश्य देखेंगे। तो फार्म मैनेजमेंट का अर्थ क्या देखते हैं। तो फार्म मैनेजमेंट जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्म और मैनेजमेंट। तो फार्म का मतलब वह क्षेत्र होता है, या फार्म एक आर्थिक इकाई होती है जिसका उपयोग कृषि उत्पादन एवं पशुपालन के लिए किया जाता है। इस इकाई के मुख्य कारक भूमि, श्रम, उपकरण और पूंजी होते हैं। ठीक है, ये सभी कारक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं। तो फार्म मैनेजमेंट दो शब्द से मिलकर बना है, फार्म और मैनेजमेंट। फार्म का मतलब होता है ऐसा इकाई या ऐसा एक इकाई क्षेत्र जिसका उपयोग कृषि उत्पादन और पशुपालन के लिए किया जाता है। इस इकाई के मुख्य कारक में श्रम, उपकरण, पूंजी शामिल होता है। ये सभी जो कारक होते हैं सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फार्म। अब मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट जो देखिए सीमित कारक है ना, इन सीमित कारकों का सही ढंग से उपयोग करना। ठीक है, सही ढंग से उपयोग करना ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, तो हो गया मैनेजमेंट। तो फार्म का मतलब क्या हो गया, समझ में आया। मैनेजमेंट देख लीजिए। तो इसका अभिप्राय उत्पादन की इन सीमित कारकों को इस ढंग से संगठित एवं उपयोग में लाने से है जिससे फार्म के स्वामी अर्थात किसान को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यह फार्म मैनेजमेंट का अर्थ पूरा हो चुका है। फार्म का अर्थ क्या होता है। तो फार्म एक आर्थिक इकाई होती है जिसका उपयोग कृषि उत्पादन एवं पशुपालन के लिए किया जाता है। इस इकाई के मुख्य कारक भूमि, श्रम, पूंजी, उपकरण आदि होता है। ये सभी जो कारक होते हैं सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है ये जो सभी सीमित कारक हैं, इन सीमित कारकों को इस ढंग से संगठित एवं उपयोग में लाना जिससे कि फार्म के स्वामी को या किसान को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो फार्म मैनेजमेंट पूरा आप लोगों ने समझ लिया। चलिए इसका परिभाषा देखेंगे। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं अब इसका। तो सबसे पहले देखेंगे जेसी डीलन के अनुसार। तो जेसी डीलन ने बताया कि जो फार्म मैनेजमेंट होता है या खेत प्रबंधन होता है, वह प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फार्म प्रबंधक जो होता है, फार्म प्रबंधक मतलब किसान जो हो गया वही हो गया फार्म प्रबंधक, जिसके द्वारा फार्म प्रबंधक सीमित जानकारी के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों व परिस्थितियों में हेर फेर करता है। ठीक है, किसने बताया। तो जेसी डीलन ने बताया। जेसी डीलन ने क्या होता है। जेसी डीलन ने बताया कि क्षेत्र प्रबंधन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्षेत्र प्रबंधक जो होता है, जो उस क्षेत्र का मालिक होता है, उस क्षेत्र को प्रबंधित करता है, वह सीमित जानकारी के साथ, मतलब उसके पास पूरी जानकारी नहीं होती, कुछ जानकारी होती है, उसी जानकारी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों व परिस्थितियों में हेरफेर करता है। तो इसको बोला है जेसी डीलन ने। तो यह पहला परिभाषा हो गया। दूसरा देखेंगे एल एम जॉनसन के अनुसार। अब देखेंगे एल एम जॉनसन के अनुसार या जॉनसन के अनुसार। तो जॉनसन ने बताया कि फार्म मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें किसान कृषि फार्म के संचालन के लिए निर्णय लेता है और उन्हें लागू करता है। ठीक है, इसको किसने बताया। तो जॉनसन ने बताया। तो यह परिभाषा हो गया किसका, फार्म मैनेजमेंट का। फार्म मैनेजमेंट का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया। अब इसका उद्देश्य देखेंगे फार्म मैनेजमेंट का। तो इसका उद्देश्य क्या है। तो फार्म मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। इसमें अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए फार्म के विभिन्न उद्यम जो होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके संयोजन एवं संचालन को व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करना पड़ता है। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए फार्म के विभिन्न उद्यम से संयोजन एवं संचालन को व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करना पड़ता है। आगे देखेंगे कृषि उत्पादन में लागत
अगला पॉइंट है कृषि उस उद्देश्य में ही, ठीक है। तो कृषि उत्पादन में लागत और आय व्यय का पारस्परिक संबंध को ज्ञात करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। कृषि उत्पादन में जो लगने वाले लागत हैं, जो आय हैं और जो व्यय हैं, उनका पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। दूसरा है प्रति हेक्टेयर तथा प्रति कुंतल लागत ज्ञात करना। प्रति हेक्टेयर में कितना लागत प्राप्त हो रहा है, प्रति कुंतल में कितना लागत प्राप्त हो रहा है, इसको ज्ञात करना। और अगला है फार्म की उत्पादन क्षमता तथा श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के उपायों को ज्ञात करना, ठीक है। फार्म की जो उत्पादन क्षमता है और श्रमिकों की जो कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए उपायों को ज्ञात करना। अगला है प्रक्षेत्र आकार और भूमि उपयोग, फसल चक्र, पूंजी व्यय, श्रम उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों व संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। जो प्रक्षेत्र का आकार है, फार्म का साइज है, और भूमि का उपयोग, फसल चक्र, पूंजी व्यय, श्रम उपयोग पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, उनके संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। अगला है वैज्ञानिक व तकनीकी परिवर्तन का फार्म व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान प्राप्त करना। यही सब इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या, मैंने बताया। तो फार्म मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना था, जिसके मैंने दोनों के बारे में बताया, फिर मैंने इसका डेफिनेशन बताया, उद्देश्य बताया। तो पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फार्म मैनेजमेंट का अन्य प्रमुख विज्ञान से संबंध होता है, ठीक है। फार्म मैनेजमेंट का तो वैसे लगभग सभी विज्ञान से संबंध हो सकता है, लेकिन कुछ प्रमुख विज्ञान से संबंध हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला है, सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा परिचय। तो कृषि प्रबंधन या फार्म मैनेजमेंट का अन्य विज्ञानों से बहुत ही गहरा संबंध है। एक सफल किसान बनने के लिए सिर्फ यह जानना ही काफी नहीं है कि खेती कैसे की जाती है, बल्कि यह भी जरूरी है कि उनसे जुड़े अन्य विज्ञानों की जानकारी भी हो। तो चलिए इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला संबंध मृदा विज्ञान के बारे में देखेंगे। तो मिट्टी विज्ञान या मृदा विज्ञान मिट्टी के गुणों, उसकी उर्वरा शक्ति और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अध्ययन करता है। कृषि प्रबंधक, जहां मैं बोलूंगा वहां पर किसान समझिएगा, या किसान के खेत में कार्य करने वाला समझिएगा, ठीक है। तो कृषि प्रबंधक फसल चयन और उर्वरक प्रयोग करने से पहले मिट्टी की जांच करवाता है। इससे यह पता चलता है कि कौन सी फसल उस मिट्टी में उपयुक्त रहेगी और उसे कितना उर्वरक देना होगा। तो इस प्रकार से मृदा विज्ञान में से संबंध हो गया। दूसरा है पौध विज्ञान, प्लांट साइंस। तो प्लांट साइंस से भी इसका संबंध होता है। तो पौध विज्ञान विभिन्न फसलों की किस्मों, उनकी बीमारियों और उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। जो पौधा विज्ञान होता है, प्लांट साइंस होता है, यह फसलों की किस्म, उनकी बीमारियों, उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी देता है। और जो कृषि प्रबंधक होता है, वह जलवायु और मिट्टी के हिसाब से उपयुक्त फसल किस्म का चयन करता है। साथ ही पौध विज्ञान की जानकारी फसल की पैदावार बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। आगे देखेंगे जंतु विज्ञान से संबंध। तो पशुपालन करने वाले किसानों के लिए पशुपालन विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह विज्ञान पशुओं के आहार, देखभाल, आवास और प्रजनन से जुड़ी जानकारी देता है। इससे पशुओं का उत्पादन बढ़ाने और उनकी बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलता है। और अगला रसायन विज्ञान से संबंध। तो रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग कृषि रसायन है, ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है। यह मिट्टी और पौधों के रासायनिक विश्लेषण में मदद करता है। साथ ही यह उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रभाव को भी समझाता है, ठीक है। यह कृषि प्रबंधन सही उर्वरक और कीटनाशक चुनने के लिए रसायन विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करता है, ठीक है। जो कृषि प्रबंधक होता है, वह उर्वरक और कीटनाशक को चुनने के लिए रसायन विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करता है। आगे है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो कृषि अभियांत्रिकी नए कृषि यंत्रों के विकास और पुराने यंत्रों की बेहतर बनाने का काम करता है। कृषि प्रबंधक क्षेत्र के कामों को आसान बनाने और लागत कम करने के लिए उपयुक्त कृषि यंत्रों का चयन करता है। आगे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से संबंध। तो कृषि अर्थशास्त्र फसलों के उत्पादन लागत, बाजार मूल्य, सरकारी योजनाओं और बिचौलियों की भूमिका का अध्ययन करता है, ठीक है। जो कृषि अर्थशास्त्र होता है, इसमें फसलों के उत्पादन लागत, बाजार मूल्य, सरकारी योजनाओं और बिचौलियों की भूमिका का अध्ययन करता है। इससे कृषि प्रबंधक को यह पता चलता है कि कौन सी फसल अधिक लाभदायक हो सकती है, उसे बेचने का सही समय कौन सा है, ठीक है। तो यह था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन की फार्म मैनेजमेंट के अन्य प्रमुख विज्ञान से संबंध बताइए, जिसमें मैंने बताया पहले कृषि अर्थशास्त्र से संबंध, कृषि अभियांत्रिकी मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, केमिस्ट्री से, एनिमल साइंस से, प्लांट साइंस से और सॉइल साइंस से, ठीक है। तो मैंने कुछ मुख्य संबंध इसका बताया है, इतना ही आप लोग को लिखना भी है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम लिख दिया और उसमें कुछ है ना, सबसे संबंध लिखना और उसका संबंध बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीएम के बारे में बताना। आईसीएम मतलब होता है इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट।
इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, एकीकृत, सॉरी उसके पहले पढ़ा था आईपीएम, ठीक है, उसके बाद पढ़ा आईडीएम, अब पढ़ना है क्या, आईसीएम। आईसीएम मतलब इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। हम लोग क्या करते थे आईडीएम में, सभी जो भी नियंत्रण के उपाय उनका एक साथ प्रयोग करते थे, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या करते थे, उसमें भी सभी न्यूट्रिएंट जो थे उनका एक साथ प्रयोग करते थे। उसी प्रकार इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट में भी करेंगे, जो सभी कृषि की पद्धतियां हैं उनको एक साथ मिलाकर काम करेंगे तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। कृषि की सभी पद्धतियों को एक साथ मिलाकर काम करने की प्रक्रिया को ही इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट बोला जाता है। तो एकीकृत फसल प्रबंधन कृषि का एक समग्र और टिकाऊ तरीका है, ठीक है। एकीकृत फसल प्रबंधन जो होता है कृषि का एक समग्र और टिकाऊ तरीका होता है, जो फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत को कम करने के लिए और पर्यावरण से नुकसान को कम करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह विभिन्न कृषि पद्धतियों को एक साथ मिलाकर काम करता है, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां होती हैं उनको एक साथ मिलाकर काम करता है एकीकृत क्रॉप एकीकृत फसल प्रबंधन या इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं इसका सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत आधारित है प्रोएक्टिव दृष्टिकोण पर, मतलब आईसीएम जो होता है इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट में फसल की समस्याओं को होने से पहले ही इसे रोकने पर ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है, ठीक है। इससे बोलते हैं प्रोएक्टिव दृष्टिकोण। प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही हम लोग एक्टिव रहेंगे। दूसरा है नैसर्गिक संसाधनों का कुशल उपयोग, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट में मिट्टी, पानी और जैव विविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने पर जोर दिया जाता है। अगला है आर्थिक व्यवहार्यता। तो आईसीएम में किसानों के लिए लाभदायक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आईसीएम जो होता है इसमें किसानों के लिए लाभदायक और टिकाऊ कृषि पद्धति को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है पर्यावरण संरक्षण। तो आईसीएम में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कृषि पद्धतियों से बचने पर जोर दिया जाता है, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, इससे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसका घटक कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं। तो इसमें पहला है भूमि का चयन और तैयारी। तो उपयुक्त फसल के लिए सही मिट्टी और फसल का चुनाव करना चाहिए, ठीक है, सही भूमि का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद फसल चक्र। तो विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्रम में लगाना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और रोग एवं कीट का नियंत्रण में मदद मिल सके, ठीक है। अगला है बीजों का चुनाव। तो उन्नत किस्मों के रोग प्रतिरोधी बीजों का उपयोग करना चाहिए। आगे सिंचाई प्रबंधन। तो फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही पानी देना चाहिए। आगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो मिट्टी में परीक्षण के आधार पर ही खाद और उर्वरक का सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। आगे वीड कंट्रोल। तो खरपतवारों को रोकने के लिए जैविक और यांत्रिक तरीकों को प्राथमिकता देना चाहिए। रासायनिक खरपतवारों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे इसका लाभ क्या है। हम लोगों ने इसका सिद्धांत देख लिया, इसका कंपोनेंट देख लिया, क्या होता है उसको भी देख लिया, इसका लाभ भी देखेंगे। तो इसके अनेक लाभ है जिसमें शामिल है फसल उत्पादन में वृद्धि। तो इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट से फसल उत्पादन में वृद्धि होता है और लागत में भी कमी आती है, मतलब लागत कम लगता है। पर्यावरण का संरक्षण होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट से पर्यावरण से होने वाले नुकसान में कमी होती है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता जो होती है उसमें वृद्धि होती है। किसानों की आय में वृद्धि होती है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन मैंने पूरा टोटल बता दिया आप लोगों को, तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आता रहे, ठीक है, इसकी वजह से। आगे अगला क्वेश्चन है फार्म रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। फार्म रिकॉर्ड क्या होता है, इसका महत्व बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्म रिकॉर्ड। तो फार्म रिकॉर्ड क्या होता है। तो फार्म रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से नोट किए गए डेटा का एक संग्रह होता है, ठीक है। फार्म रिकॉर्ड जैसे कोई फार्म हो गया, कोई क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र से संबंधित व्यवस्थित तरीके से नोट किए गए डेटा का एक संग्रह होता है जो किसी खेत में होने वाली सभी कृषि गतिविधियों का विवरण प्रदान करता है, ठीक है। जो किसी खेत में होने वाली सभी कृषि गतिविधियों का विवरण प्रदान करता है उसको बोलते हैं फार्म रिकॉर्ड। फार्म रिकॉर्ड फार्म से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। इसका महत्व जानना है तो सबसे पहले जान लिया आप लोग कि फार्म रिकॉर्ड क्या होता है। जैसे कोई क्षेत्र हो गया ना, इस क्षेत्र में आपने कितना खाद डाला, ठीक है, किस तारीख को डाला और कौन सी खाद डाला, ठीक है। आप इस खेत से कितनी सब्जी को, तुम्हारे कोई सब्जी बुआई की है तो कितनी सब्जी की तुड़ाई की और कितने रेट में बेचे उसको, कितना रुपया मिला, उसमें से मजदूरों को कितना दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें पानी का पैसा कितना लगा, मतलब सब कुछ टोटल जो इसमें काम कर रहे हैं आप लोग उसके बारे में लिखेंगे। आप एक नोट पर एक रिकॉर्ड बनाएंगे, उसी रिकॉर्ड को फार्म रिकॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। कृषि या फार्म में किसी प्रक्षेत्र पर खर्च होने वाले सभी रिकॉर्ड को या
होने वाले सभी कार्य रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को ही फार्म रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, जो भी कार्य होगा फार्म पर उसका कुछ न उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो उसको बोलेंगे फार्म रिकॉर्ड। ठीक है, फार्म रिकॉर्ड क्या होता है? तो यह व्यवस्थित तरीके से नोट किए गए डेटा का एक संग्रह होता है जो किसी खेत में होने वाली सभी कृषि गतिविधियों का विवरण प्रदान करता है। इसका महत्व देखेंगे तो सबसे पहले वित्तीय प्रबंध। तो फार्म रिकॉर्ड किसानों को अपनी आय और व्यय का हिसाब रखने में मदद करता है। ठीक है, किसान की कितनी आय हो रही है और उसका कितना खर्च हो रहा है, यह सब हिसाब रखने में मदद करता है, जिससे वे अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, अगला है अनुसंधान और विकास। तो फार्म रिकॉर्ड कृषि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बेहतर कृषि पद्धतियों को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, फार्म रिकॉर्ड जो होता है वह कृषि वैज्ञानिकों और शोधकर्ता जो होते हैं उनको बेहतर कृषि पद्धतियों को विकसित करने में मदद करता है। वह जो करते रहते हैं अपना एक्सपेरिमेंट और लिखते रहते हैं, इसके लिए उनका मदद होता है। अगला भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक। तो यदि हम लोग फार्म रिकॉर्ड बना कर रखेंगे तो हम लोग आगे अगर चाहेंगे, जैसे मान लीजिए इस बार हमने गेहूं की बुआई की है, ठीक है, अपने खेत में, तो हमने देखा इसमें कितना खर्च लगा, कितना खाद लगा, कितना पानी लगा, कितना बीज लगा, कितना उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके आधार पर हम लोग आगे भविष्य के लिए अपना अनुमान लगा सकते हैं कि इतना क्षेत्र में इतनी बुआई करेंगे तो कितना में लागत प्राप्त होगा, कितना उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पथ प्रदर्शक के रूप में भी यह यूजफुल होता है। तो फार्म में होने वाले लाभ हानि के ब्यौरे भविष्य में सुधार व पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। आगे फार्म नियोजन में सहायक। तो फार्म अभिलेख सही तथ्यों व आंकड़ों की सहायता से अच्छे फार्म योजनाओं का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, फार्म अभिलेख प्राप्त सही तथ्य व आंकड़ों की सहायता से अच्छे फार्म योजनाओं का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला खेती के ज्ञान में वृद्धि। तो यदि हम लोग लिखते रहेंगे सब कुछ रिकॉर्ड, तो मान लीजिए कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग जाएंगे उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। इससे हमारे जो ज्ञान है खेती संबंधित उसमें वृद्धि भी होगा और हम लोग का रिकॉर्ड भी तैयार रहेगा। तो यह था फार्म रिकॉर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। आगे अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन के बारे में बताइए। उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देख लेते हैं उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन एक गणितीय समीकरण या मॉडल होता है। ठीक, क्या होता है? एक, अभी मत समझ लीजिएगा कि ये सिलेबस से बाहर का है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ यही इसी में का है, आपको आगे देखेंगे समझ में आएगा, इनपुट आउटपुट जो मैं बोलूंगा वहां पे। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन एक गणितीय समीकरण या मॉडल होता है जो दर्शाता है कि निश्चित मात्रा में इनपुट दिए जाने पर कितनी मात्रा में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, निश्चित मात्रा में, याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात यहीं से है। निश्चित मात्रा में इनपुट दिए जाने पर कितनी मात्रा में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने किसी को 500 रुपये दिए है ब्याज पर, ठीक है, उसको देने के बाद आपको कितना आउटपुट प्राप्त हो रहा है, ब्याज को लेकर आपको कितना पैसा मिल रहा है, उसको बोलेंगे आउटपुट। मतलब कितना लागत लगा रहे हैं, कितना लागत प्राप्त हो रहा है, उसको बोलेंगे क्या? आउटपुट। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो यह दर्शाता है कि उत्पादन या आउटपुट विभिन्न स्तरों की इनपुट के साथ कैसे बदलता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए कि हम गेहूं की खेती करते हैं, जिसमें हम लोग इनपुट में भूमि, श्रम, बीज, उर्वरक और सिंचाई को शामिल करते हैं, और आउटपुट में गेहूं की मात्रा किलोग्राम या टन में शामिल होगी। मतलब क्या है कि इनपुट में, मतलब हम लोग कोई क्षेत्र है उसमें कितना भूमि है और उसमें कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना बीज डाल रहे हैं, कितना खाद डाल रहे हैं, कितना पानी डाल रहे हैं, इन सभी को डालेंगे और डालने के बाद जो हमें उत्पादन प्राप्त होगा उस उत्पादन को हम लोग बोलेंगे आउटपुट। तो यही इसमें शामिल होता है। ठीक है, क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन एक गणितीय समीकरण या मॉडल होता है जो दर्शाता है कि निश्चित मात्रा में इनपुट जब दिया गया तो उससे कितनी मात्रा में आउटपुट प्राप्त किया गया। 500 रुपये दिया गया तो कई रुपया प्राप्त किया गया, यही जानकारी देता है, समझिएगा। उदाहरण, उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि कितनी मात्रा में इनपुट का उपयोग करके हम अधिकतम गेहूं को उत्पादन कर सकते हैं। कि मतलब गेहूं का यहाँ पे एग्जाम्पल है, समझिएगा। किस स्तर के इनपुट पर उत्पादन में वृद्धि की दर कम होने लगती है, किस स्तर के इनपुट पर उत्पादन में कमी आने लगती है। ठीक है, उत्पादन फलन का उपयोग विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों में किया जाता है, जैसे लागत लाभ विश्लेषण में। ठीक है, तो किस स्तर की इनपुट पर उत्पादन की लागत न्यूनतम होती है। दूसरा, तकनीकी दक्षता विश्लेषण पर, क्या उत्पादन सभी उपलब्ध इनपुट का कुशलतापूर्वक उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है आर्थिक दक्षता विश्लेषण, क्या उत्पादन की लागत न्यूनतम संभव स्तर पर है। मतलब यह सब इसका क्वेश्चन है, ये सब इसके अंदर इसका सॉल्यूशन है। ये मत समझिए कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया गया समझिएगा, उत्पादन फलन का उपयोग विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों में किया जाता है। जैसे कौन कौन से विश्लेषण में? तो लागत लाभ विश्लेषण में इसका यूज किया जाता है।
तकनीकी दक्षता विश्लेषण में यूज किया जाता है, आर्थिक दक्षता विश्लेषण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्पादन फलन। तो कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्पादन फलन का उपयोग कृषि के, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। तो यह था आप लोगों का 5 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, और उम्मीद करते हैं पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पे कम से कम भैया 40 लाइक कर दीजिएगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 40 लाइक कर दीजिएगा। और अगला वीडियो जरूर आएगा इस सब्जेक्ट का। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।